Namaste, Vanakkam, and Ayong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो आज हम क्लास 12 जो चैप्टर हमने शुरू किया था बेटा पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम था समकालीन दक्षिण एशिया पार्ट 3, ठीक है। तो उसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 भी आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा। मैंने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप जाएंगे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को खोलेंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में बाकी 2 चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी ना करना चाहें तो वीडियो के एंड में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर मिलेंगी। और ऐसे ही पूरा सिलेबस आपका क्लास 12 का और जो भी 11th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, 9th एंड 8th का सारा सिलेबस इसी चैनल पर कराया जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सोशल साइंस के लिए एकमात्र चैनल आपका दीदी की पाठशाला ही काफी है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में। तो हमने यहाँ पर पाकिस्तान को देख लिया था, हमने बांग्लादेश को के बारे में देख लिया था। अब हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में, क्योंकि हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो भी एरियाज यहाँ पर पढ़ेंगे वो दक्षिण एशिया के एरियाज के बारे में ही पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया में अगर हम वैसे लोकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो चाइना और अफगानिस्तान भी थोड़ा बहुत, ऐसा लोगों को लगता है कि चाइना एंड अफगानिस्तान भी इसका पार्ट होगा, लेकिन चाइना एंड अफगानिस्तान इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा था 7 कंट्रीज इसका पार्ट है। एक ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई थी, MBBS PNB, ठीक है। MBBS PNB इसकी एक ट्रिक है जिससे हम सारे के सारे 7 एरियाज के बारे में पता कर सकते हैं। तो आज हम इसमें श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, ठीक है। तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है उसमें सिविक्स का, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आपको इतना थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि श्रीलंका में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 1948 में यानी कि 1948 में आपका श्रीलंका आजाद होता है। लेकिन जब वो आजाद हुआ था उस वक्त उसे श्रीलंका नहीं कहा जाता था। उस वक्त श्रीलंका का नाम क्या हुआ करता था, सिलोन हुआ करता था, ठीक है। तो सिलोन जो था उस समय पर 1948 में स्वतंत्र होता है, आजाद होता है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, क्या चीजें थी, तो बहुसंख्यक यहाँ पर कौन थे, सिंहली समुदाय के लोग थे, ठीक है। सिंहली भाषी जो लोग थे, जो सिंहली बोला करते थे और सिंहली कम्युनिटी के जो लोग थे, उनका यहाँ पर दबदबा था, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी, ठीक है। बहुसंख्यक होने की वजह से, संख्या में ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर उनका प्रभुत्व और दबदबा देखने को मिलता था, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो दबदबा था, ये प्रभुत्व था, तो किसी के ऊपर तो होगा, कोई दूसरा समुदाय भी तो होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसे तो काफी ईसाई भी थे, यहाँ पर बौद्ध भी थे, लेकिन जो यहाँ पर लोग थे, मतलब अगर देखा जाए तो मेन जो प्रॉब्लम थी या जो कन्फ्लिक्ट था वो किसके बीच में था, भारतीय मूल के तमिल लोगों के बीच में और सिंहली लोगों के बीच में, ठीक है। सिंहली लोग जो सिंहली भाषा बोला करते थे और भारतीय मूल के तमिल, जिन्हें औपनिवेशिक काल में जबरन यहाँ से वहां ले जाया गया था, ठीक है। तो ये वो लोग थे। अब ये देखो, ये थे और इनके कुछ पूर्वजों को यहाँ पर लाया गया था। बहुत सालों से ये भी श्रीलंका में रह रहे थे, तो ये तो वापस इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है भारत वापस जाने का। तो लेकिन जो सिंहली लोग थे वो इनको मतलब अप्रवासी मानते थे, बाहरी मानते थे कि इनका हमारे एरिया में क्या काम है भाई, तुम तो वापस जाओ। अब ये वापस कैसे जाएं। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो तमिलों की क्या मांग होती है इसी के बीच में, तमिल जो लोग हैं, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं मिल रहे, कोई उनको उसी राष्ट्र में रहकर इतने सालों से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है। तो तमिल कहते हैं कि अगर आप हमें यहाँ राष्ट्र मतलब अधिकार नहीं दे सकते तो क्या करें, हमें एक अलग राष्ट्र दे दें, ठीक है। एक अलग राष्ट्र की मांग तमिलों ने की और साथ ही साथ इन्होंने मांग करी क्या, कि संसाधन जो भी हैं उन पर हमें भी क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, ठीक है। तो संसाधनों पर अधिकार की और एक अलग राष्ट्र की मांग तमिलों ने यहाँ पर करी। इसके बाद बात करते हैं यहीं पे, जब तमिलों का बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया सिंहली और तमिल के बीच में, तो यहाँ पर एक पार्टी बनती है, क्या नाम होता है उसका, लिट्टे, 1983 में, जिसको अगर हम देखें तो शॉर्ट में लिट्टे बोलते हैं, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, ठीक है। तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म, जिसे लिट्टे बोला जाता है, लिट्टे और श्रीलंका की सेना के बीच में अब एक संघर्ष छिड़ जाता है 1983 में, ठीक है। 1983 में एक संघर्ष छिड़ जाता है और इसी के बीच में भारत भी जो है यहाँ पर क्या करता है, चला जाता है, मतलब एक तरीके से इनको युद्ध को सुलझाने के लिए कहें या मध्यस्थ की भूमिका के लिए करें, भारत क्या करता है, समर्थन करता है और प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में जाकर
जुड़ जाता है, अपनी शांति सेना भेजता है। लेकिन शांति सेना भेजने का कोई खास फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1989 में जो शांति सेना भेजी गई थी वो बिना अपना काम पूरा किए, बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के 1989 में हमारी भारत की जो शांति सेना है वो वापस आ जाती है, और तब भी इनका जो मामला है वो नहीं सुलझता। तो क्या होता है फिर, नॉर्वे और आइसलैंड, ये क्या होते हैं, ये दो एरियाज जो हैं वो श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों के बीच में मध्यस्थ की, मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। और फिर कहीं जाकर 2009 में क्या होता है, लिट्टे की समाप्ति होती है। ये जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म बनी थी, इस संगठन की समाप्ति होती है, और इसकी समाप्ति के साथ ही क्या हो जाता है, आपका ये संघर्ष भी खत्म हो जाता है। ये संघर्ष जो है गृह युद्ध का रूप ले लेता है, बहुत भयंकर संघर्ष ये बीच में चलता है। लेकिन 2009 में ये संघर्ष खत्म हो जाता है एट द एंड जाकर। लेकिन और उसके बाद श्रीलंका में काफी बदलाव आते हैं। क्या कि श्रीलंका के अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ देखें तो ये पहला विकासशील देश है जो क्या कर रहा है, जिसने अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, कंट्रोल करने वाला, जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाला पहला विकासशील देश, और उसके बाद अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला भी। ठीक है, जिसने सबसे पहली बार अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, मुक्त व्यापार जैसी चीजों को मतलब एक तरीके से नॉर्मल किया, तो वो कौन था, विकासशील देशों में सबसे पहले आपका श्रीलंका ही था। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर श्रीलंका के बारे में कि किस तरीके से 1948 में आजाद हुआ, लेकिन फिर भी चीजें गड़बड़ाती गई, खराब होती गई, और खराब होते होते कहीं 2009 में चीजें जो हैं वो सुधरती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें मालदीव में सल्तनत और लोकतंत्र की, तो मालदीव भी दक्षिण एशिया का ही एक एरिया है। तो मालदीव जो था 1968 तक क्या हुआ करता था, एक सल्तनत हुआ करता था, और ये सल्तनत धीरे धीरे क्या होता है, 1968 तक जब सल्तनत था तो 68 के बाद ये क्या बन जाता है, गणतंत्र राज्य या राष्ट्र बन जाता है। लेकिन गणतंत्र राष्ट्र बनने के साथ ही ये लोग मतलब पूरी तरीके से अगर देखें संसदीय व्यवस्था को नहीं अपनाता जैसे हमारे देश में है। ये किसको अपनाता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली जिसमें देश का और सरकार का एक ही प्रमुख होता है। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाता है 1968 में। उसके बाद क्या होता है, 2005 जून में यहाँ की जो संसद है वो क्या करती है, वो एक बिल लेकर आती है या एक कानून लाती है जिसमें क्या करा जाता है, बहुदलीय प्रणालियों के पक्ष में सारे मत डालते हैं, और यहाँ पर फिर क्या होता है, बहुदलीय प्रणाली आ जाती है। उससे पहले सिर्फ एक दल का प्रभुत्व देखने को मिलता था, और वो एक दल था मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभुत्व देखने को मिलता था। लेकिन 2005 में क्या होता है, ये विपक्षी दलों को भी जब मिल जाती है मान्यता, तो विपक्षी दलों को मान्यता मिलने के बाद लोकतंत्र यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, लोकतंत्र यहाँ पर मजबूत हो जाता है। लोकतंत्र तो बेटा 1968 से ही यहाँ पर था, लेकिन जब एक ही पार्टी है, ऑप्शन ही ना दिया जाए हमें, है ना, तो फिर ऐसी स्थिति में हम उसको प्रॉपर लोकतंत्र नहीं कह सकते, है ना। हमें ले जाकर कहीं पर किसी दुकान पे खड़ा कर दिया जाए कि अपनी पसंद के कपड़े ले लो, अपनी पसंद के रंग के कपड़े ले लो, ठीक है, लेकिन वहां पर सारे जो कपड़े हैं वो सफेद ही कलर के हैं, या कोई भी एक कलर ले लो ब्लैक कलर के हैं, तो आपको वहां पर खड़े तो कर दिया कि आप अपनी पसंद का ले लो, लेकिन कलर में आपको ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, तो फिर आप क्या, आप कोई भी अच्छे से अच्छा कपड़ा भी लाओगे लेकिन कलर तो ब्लैक ही रहेगा ना उसका। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था, क्या कि जब एक पार्टी रहेगी तो आप कितना भी सोच लेंगे, क्या ही कर लेंगे, लाना तो आपको एक ही पार्टी को पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो लेकिन जब यहाँ पर विपक्षी दलों को भी मान्यता मिली तो उसके बाद लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो गया क्योंकि ऑप्शंस आ गए लोगों के पास। ठीक है, अब वो प्रॉपरली अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ठीक है, अब जो हमें है हमारे सामने उसमें से ही खाया तो क्या खाया। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों में से संबंध। ठीक है, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं। तो सबसे पहले जब भी हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है पाकिस्तान, और जैसे ही हमारा नाम भारत और पाकिस्तान एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि यहाँ तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ तो युद्ध ही हुआ होगा, संघर्ष ही हुआ होगा, विवाद ही हुआ होगा, है ना। सहयोग भी है हमारे बीच में, कहीं कहीं सहयोग के क्षेत्र भी हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई इमेज बनती है तो वो क्या बनती है, युद्ध की, लड़ाई की, झगड़े की, आतंकवाद की, यही इमेज बनती है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो बात करें अगर हम भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के साथ ही शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे पहले विवाद के मुद्दे अगर हम देखें, क्या क्या विवाद के मुद्दे हैं,
तो सबसे पहले सरकरीक रेखा की अगर हम बात करें, सरकरीक रेखा और सियाचिन ग्लेशियर और साथ ही साथ कश्मीर, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनमें इन दोनों के बीच में विवाद है। ठीक है, कश्मीर तो आपको पता ही है, कश्मीर तो इतना बड़ा मुद्दा है कि आजादी से लेके आज तक इस मुद्दे का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला। ठीक है, ये सॉल्व भी नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं इन फ्यूचर, मतलब हो भी सकता है सॉल्व, लेकिन सॉल्व क्या ही सॉल्यूशन होगा। वो लोग कहते हैं हमें लेना है, हम कहते हैं हम देंगे नहीं, तो फिर इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो अभी तक 1947 से लेकर अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। ये विवादित है और विवादित ही रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन अभी नहीं है। सरकरीक और सियाचिन साथ ही साथ कश्मीर, इनके बीच में क्या है, विवाद का क्षेत्र है सबसे पहला। दूसरा क्या कि ये आरोप लगाता है, कौन आरोप लगाता है, भारत पाकिस्तान पर ये आरोप लगाता है कि पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार देता है, साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षण देता है और धन भी देता है कि वो किस तरीके से भारत के अंदर रहकर भारत को अंदरूनी चोट पहुंचा सके या उनके मतलब अंदर आतंकवादी या उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दे सके। ठीक है, तो ऐसा आरोप लगाता है भारत किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। इसके अलावा एक और आरोप क्या है कि ये जो आईएसआई है, जो इनका खुफिया संगठन है पाकिस्तान का, वो क्या करता है, बांग्लादेश और नेपाल के साथ मिलकर वहां पर इसने अपने कुछ गुप्त ठिकाने बनाए हुए हैं और उन गुप्त ठिकानों के माध्यम से ये क्या करता है, हमारे पूर्वोत्तर वाले एरियाज पर क्या करता है, भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देता है, ऐसा बोलता है भारत। इसके अलावा आतंकवादी हमलों के लिए भी हम क्या करते हैं, मतलब भारत जो है या पूरा विश्व ही आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है कि वो क्या करता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों के साथ उनको मतलब प्रशिक्षण दे रहा है, उनको धन दे रहा है, उनको समर्थन दे रहा है। ऐसा भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है कि पाकिस्तान को अगर कोई पनाह देने वाला है और आतंकवाद को अगर कोई पनाह देने वाला है तो वो पाकिस्तान है। ठीक है, लेकिन हमें विवादित मुद्दों पे बात नहीं करनी है, तो बस जैसा बोला जा रहा है पूरा विश्व बोलता है ऐसा, तो हम भी बता रहे हैं कि भाई देता है आतंकवाद को हवा। अब पता नहीं देता भी है रियलिटी में कि नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जहां पर भी आप देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आतंकवादी गतिविधियों को ये समर्थन करता है। ठीक है, और बात करें सहयोग के क्षेत्र की, तो ये तो हो गए विवाद। विवाद तो जितने गिनाए जाए उतने कम है ना, भाई भाई में भी बहुत विवाद होते हैं। तो विवादों में को ना देखते हुए कुछ संयोग भी देखते हैं, कुछ अच्छी चीजें क्या हैं। तो संयोग के क्षेत्र में सबसे पहले 1960 में हम भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद था, इस जल बंटवारे को लेकर सिंधु नदी के। ठीक है, तो क्या होता है, 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल संधि को कराया जाता है। ठीक है, और इस जल संधि के माध्यम से सिंधु नदी के जल का बंटवारा किया जाता है प्रॉपरली, है ना, और इस विवाद को सुलझाया जाता है। ठीक है, कब, 1960 में। इसके अलावा करतारपुर गलियारा जो बनाया गया है, इससे आशा की जाती है कि दोनों के संबंधों में कुछ सुधार आएंगे और संबंधों में सुधार की उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद ही कर सकते हैं भारत और पाकिस्तान में, एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, उम्मीद है कि आगे इन फ्यूचर इनके संबंध सुधर जाएंगे, लेकिन पड़ोसी हैं, भाई बहनों में तो कभी बन ही नहीं सकती ना। ठीक है, तो वो वाला मुद्दा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 3 में ये मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा बाकी जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध रहते हैं, साथ ही साथ सार्क और साफ्टा के बारे में भी रहते हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो वो आपको कमेंट डाउन करना है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।